गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नेम है जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इस केस में हम बेसिक कुछ जर्नल एंट्री कर चुके हैं कि परचेज के केस में, सेल के केस में, बिजनेस स्टार्टिंग के केस में किस तरह से हम एंट्री किया करते हैं। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं। और आगे के वर्क जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कंपाउंड एंट्री की। अभी कंपाउंड एंट्री है क्या कि कुछ एंट्रीज जो हमने की है, कुछ ट्रांजेक्शन हमने की है, अगर वो ट्रांजेक्शन किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं और वो ट्रांजेक्शन किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड है, तो उस केस में हम कंपाउंड एंट्री का यूज कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल की हेल्प से देखिए कि मैं यहाँ क्या बात करूं। मैं यहाँ कह रहा हूं कि इफ 2 और मोर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल ऑन 1 अप्रैल वी हैव पेड सम अमाउंट एंड दिस अमाउंट इज रिलेटेड विद द स्टेशनरी चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। Suppose we have paid 1000 rupees for stationery and 3000 rupees for electricity charges। हमने 1 अप्रैल को ही 1000 पे किए स्टेशनरी के लिए और 3000 रुपीज पे किए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए। अब यहां एक चीज देखिए कि सेम डेट है, सेम डेट को हम अगर इनकी सेपरेट एंट्री करते तो क्या एंट्री होती। स्टेशनरी को हम एक ही नाम दे देते हैं, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। कि आप यहां कंफ्यूज ना हो कि स्टेशनरी की बात चल रही थी कि हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्यों लिखा। इनके नाम का एक ही हेड हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यानी कि एक वर्ड यूज करते हैं, नेम यूज करते हैं स्टेशनरी के लिए, पेन पेंसिल के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिस था और एक्सपेंसिस को हम किया करते हैं डेबिट। तो हमने क्या किया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और जब हम इसको परचेज कर रहे थे तो हमारे पास एक कैश गया तो हमने कैश को कर दिया क्रेडिट। एक्सपेंसिस था तो डेबिट कर दिया, कैश गया तो क्रेडिट कर दिया। तो एक एंट्री ये हुई हमारी। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसिस हैं। तो उस केस में भी एक्सपेंसिस की वजह से हमने उसको डेबिट कर दिया। कैश हमारे पास से गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। यानी कि सेपरेट एंट्री इस तरह से होती है। लेकिन पॉइंट अब ये है कि सेम डेट है, सेम डेट को आप सेम नेचर की ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 2 ट्रांजेक्शन आपने की कि आपने स्टेशनरी की भी अमाउंट पे की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की भी अमाउंट पे की, लेकिन इन दोनों का रिलेशन एक पर्टिकुलर अकाउंट से है, वो है कैश अकाउंट की। दोनों की पेमेंट आपने कैश में की है और सेम डेट को की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेम डेट को आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो इन दोनों के नाम की अलग अलग सेपरेट एंट्री डालने की बजाय इनकी कंपाउंड एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। हम कंपाउंड एंट्री ऐसे कर सकते हैं कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कि आपने एक तो ये एक्सपेंसिस किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसिस किया, दोनों एक्सपेंसिस थे, एक्सपेंसिस की वजह से दोनों को आपने डेबिट किया जर्नल एंट्री में और 2 में कर दिया यहां पर कैश, क्योंकि आपसे गया है कैश और आप यहां क्रेडिट के कॉलम में 4000 लिख दोगे। तो ऐसे होगी हमारी एंट्री। यहां हम क्या देख रहे हैं कि 2 ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट। कि ये जो 2 ट्रांजेक्शन है कि आपने स्टेशनरी के अमाउंट पे की, आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के अमाउंट पे की, दोनों का रिलेशन एक पर्टिकुलर अकाउंट से जिसका नेम है कैश अकाउंट। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है जब सेम डेट को आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तभी आप इसका यूज कर सकते हो। कि अगर आप सेम डेट को ट्रांजेक्शन कर रहे हो तभी आप ये कंपाउंड एंट्री डालोगे, अदरवाइज सेपरेट ही डालोगे। कि आपने अगर ऐसा किया होता है कि स्टेशनरी आपने 1 अप्रैल को परचेज की है और आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5 अप्रैल को पे किए तो आप इसकी अलग अलग एंट्री ही डालोगे। तो यहां देखिए हमने दोनों एक्सपेंसिस दोनों को ही हमने डेबिट कर दिया। अब पॉइंट ये है कि डेबिट जरूरी नहीं कि ये हमेशा डेबिट के केस में ही कंपाउंड होंगी, ये क्रेडिट के केस में भी हो सकती है। कि जैसे एक और एग्जांपल देखिए इसके लिए कि जैसे हमने क्या किया, गुड्स परचेज की 1000 गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश और 2000 ऑन क्रेडिट। 1000 की गुड्स तो आपने कैश में परचेज की और 2000 की गुड्स जो है आपने उधार में परचेज की है। तो यहां हम उसी से रिलेटेड अगर हम सेपरेट एंट्री डालते तो क्या होती, जो कैश में आपने परचेज की उसके लिए ये एंट्री डलती, क्योंकि परचेज एक्सपेंसिस है, कैश आपसे गया है तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, यानी कि 1000 से ये एंट्री करते। जब आप उधार में सामान परचेज करते हो
तो यहाँ पर पर्सन का नाम आ गया, जो भी सप्लायर होगा वो कोई पर्सन होगा, और पर्सन का नेम जब आता है तो पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल होता है रूल उसका। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब आप परचेज कर रहे होते हैं सामान, तो सप्लायर तो गिवर होता है, वो आपको सामान दे रहा होता है, तो गिवर को क्रेडिट करते हैं, यानी कि ये एंट्री हो रही होती। अब देखिए यहाँ कैश और सप्लायर दोनों का रिलेशन एक पर्टिकुलर अकाउंट से है, किससे? परचेज से। कि आपने कुछ कैश में खरीदा है, कुछ आपने उधार में परचेज किया है, लेकिन किया क्या है, आपने गुड्स परचेज किए हैं दोनों ही केस में, और गुड्स के लिए वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पर परचेज। तो इनकी कंपाउंड एंट्री क्या डलेगी? परचेज को हम एक बार लिखेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट, कि हमने इस एंट्री में हम दिखाएंगे कि हमने 3000 की जो गुड्स हैं वो परचेज की हैं, जिनमें से 1000 आपने कैश में परचेज किया, 1000 कैश में और 2000 क्रेडिट पे। तो इस तरह से आप उसकी कंपाउंड एंट्री डालोगे। यहां भी पॉइंट क्या है, यहां पर भी इन ट्रांजेक्शन का सेम डेट को होना जरूरी है। सेम डेट में अगर आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप कंपाउंड एंट्री का यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट आपने नाम ये सुना ही हुआ है कि डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट जो है हमारे पास अकाउंट्स में या वैसे रियल में भी दो तरह का डिस्काउंट होता है, कि कई बार हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं, कई बार हम डिस्काउंट ले रहे होते हैं। तो जब भी या तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या हमारे लिए लॉस होता है, कि जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो हमारे लिए एक तरह से लॉस है, और जब हम डिस्काउंट ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो जब भी एक्सपेंसेस की, इनकम की, प्रॉफिट की, लॉस की बात आए तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? रूल एप्लीकेबल होता है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि डिस्काउंट की जब भी बात आएगी तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आप एप्लीकेबल होगा, उसमें उसका यूज करोगे। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल एंट्री से पहले कि डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का यूज किसके लिए किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट का यूज या ये डिस्काउंट एक रिटेलर, एक प्रोड्यूसर या होलसेलर रिटेलर को दिया करता है। कि इस डिस्काउंट को कौन देता है? या तो होलसेलर या एक प्रोड्यूसर रिटेलर को दिया करता है, ताकि वो एक बल्क अमाउंट जो है गुड्स की या बल्क क्वांटिटी जो है वो परचेज कर सके। यानी कि इस डिस्काउंट का जो रिलेशन होता है वो होता है परचेज से। कि ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स को सेल करने के लिए, कि ताकि उस डिस्काउंट का बेनिफिट उठाने के लिए लोग आए और ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करें। और इसीलिए इस ट्रेड डिस्काउंट के केस में एक क्वांटिटी जो है, एक लिमिट रख दी जाती है कि इतनी क्वांटिटी अगर आप परचेज करोगे तो आपको इतना कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे आप कई बार शॉप के बाहर देखते भी होगे, शोरूम के आउटसाइड में लिखा होता है कि वहां पर 60% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट ऑफ की फॉर्म में लिखा होता है, 80% ऑफ। तो ये एक तरह से उसी ट्रेड डिस्काउंट का ही एग्जाम्पल है। और इस ट्रेड डिस्काउंट के केस में वो किस लिए वहां पर ये मेंशन किया होता है कि इतना ऑफ चला हुआ है? तो वो इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए, कि कस्टमर अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करें। तो एक तो ये तो था ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट किस अमाउंट पे लगता है? जो भी हमारी लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस पे ये वैल्यू कैलकुलेट की होती है। क्योंकि जब सपोज करो कि आप शर्ट परचेज करने के लिए जा रहे हैं और बाहर शॉप के बाहर या शोरूम के बाहर मेंशन था ऑलरेडी कि 20% ऑफ है, तो जो भी उस शर्ट का लिस्ट प्राइस होगा उस लिस्ट प्राइस पे ही 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। एक होता है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो दूसरी टाइप है वो है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि ताकि कस्टमर जो है साथ के साथ पेमेंट कर दे। कि हम ज्यादातर अगर ट्रांजेक्शन कैश में करना चाहते हैं तो कस्टमर को कैश में ट्रांजेक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हम वहां पर कैश डिस्काउंट का यूज करते हैं। आपको जब आप कभी ट्रांजेक्शन करते होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन आई होगी कि शॉपकीपर आपको एक ऑफर दे रहा हो कि अगर आप अभी की अभी पेमेंट करते हैं तो आपको 1000 की गुड्स जो है वो हम 950 रुपीज की दे देंगे। इस तरह से आपको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं।
वो आपको क्यों 50 रुपीज का वहां पर डिस्काउंट दे रहा है? फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि आप साथ के साथ ही इमीडिएटली पेमेंट कर दें। तो यहां जो इन दोनों का अकाउंट्स में क्या यूज है, तो यहां एक चीज देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का यूज या ये किससे रिलेटेड है? परचेज या सेल के साथ, कि गुड्स को सेल या परचेज से रिलेटेड है ये ट्रेड डिस्काउंट। और जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है इसका रिलेशन होता है पेमेंट के साथ, कि जब साथ के साथ पेमेंट करोगे तब कैश डिस्काउंट मिलेगा। और ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? परचेज के टाइम पे, कि जब आप एक क्वांटिटी, एक लिमिटेड, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी तक अमाउंट गुड्स को परचेज करते हो तब आपको ये ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स में क्या ध्यान रखना है जब हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो। इस डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली शो नहीं करते अपनी बुक्स में, या एक तरह से डायरेक्टली मैं अगर बात कहूं तो ट्रेड डिस्काउंट को अपने अकाउंट्स में शो करना ही नहीं है। और जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट का रिलेशन पेमेंट से होता है, इसलिए हम उसको अपनी अकाउंट्स बुक में शो करते हैं, सेपरेटली शो करते हैं, कि इट शुड बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स सेपरेटली। तो अकाउंट्स के केस में अगर हम एग्जांपल की हेल्प से देखें तो देखिए कि फॉर एग्जांपल की गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000, गुड्स परचेज की हमने जिसका लिस्ट प्राइस था 20,000 रुपीज, और इन गुड्स को हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया। गुड्स थी 20,000 की, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया है, तो 10% कितना हुआ? 2,000, मीन्स हमने इस गुड्स को 18,000 का परचेज किया है। और अगर यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, यहां ट्रेड डिस्काउंट की बजाय कैश डिस्काउंट की बात करता कि गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में 20,000 की गुड्स थी हमारी, कैश डिस्काउंट की अगर आप साथ के साथ ही पेमेंट कर रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो, तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 18,000 की मिलेगी आपको ये गुड्स। तो हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि इस केस में हमने अभी भी बात की कि इनको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में, यानी कि हम यहां पर दिखाएंगे ही नहीं कि 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है। हम क्या शो करेंगे कि हमने तो गुड्स ही 18,000 की परचेज की है। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज गुड्स आ रही होती है हमारे पास, परचेज एक्सपेंसेस है हमारे लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम ये 2,000 नहीं शो करेंगे, हम डायरेक्टली ये शो करेंगे कि हमने तो 18,000 की गुड्स जो है परचेज किए हैं। ये वो केस है जब ट्रेड डिस्काउंट की बात होती है। लेकिन कैश डिस्काउंट में क्या होता है? कैश डिस्काउंट में देखिए, गुड्स थी 20,000 की, 2,000 आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दी तो आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, तो 18,000 एक तरह से आपने पेमेंट की, तो आपके पास से कैश कितना गया? 18,000। लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये जो डिस्काउंट होता है इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि यहां आपको डिस्काउंट मिला है या आपने दिया है। तो जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो शॉपकीपर आपको दे रहा होगा डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट आपको मिला होगा। तो जब डिस्काउंट हमें मिलता है एक तरह से बेनिफिशियल है आपके लिए, और जब बेनिफिशियल हो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इस डिस्काउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्रेडिट के लिए मीन्स टू साइड में लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 18,000 की आपसे कैश गया, 2,000 आपको डिस्काउंट मिला, और ये गुड्स एक तरह से हम फिर पूरे ही 20,000 की शो करेंगे कि गुड्स तो 20,000 की थी, आपने 18,000 पेमेंट कर दी, 2,000 का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ। लेकिन ध्यान रखें सिर्फ कैश डिस्काउंट को ही बुक्स में शो किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एक और एग्जांपल देखिए कि जैसे सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, पहला केस हमारा हमने जो एग्जांपल स्टडी किया वो था परचेज से रिलेटेड। अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं जिसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000 और इसमें हम दोनों ही डिस्काउंट यूज कर रहे हैं कि गुड्स जिसका लिस्ट प्राइस 50,000 था उसको हमने सेल कर दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड 2% कैश डिस्काउंट पे। अगर दोनों ही डिस्काउंट दे रखे हो तो आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं कि लिस्ट प्राइस था 50,000, पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है
कि 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 5000 गए हमारे पास से, तो यहाँ पर हमारे पास ये गुड्स कितने की रहेगी, 45,000 की। ये कई बार अगर आप सप्लायर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप एक तरह से सेलर हो, तो उस केस में आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद वो गुड्स आपके लिए रहेगी 45,000 की। यानी कि हम इसको तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है, जैसे पिछले एग्जांपल हमने स्टडी किया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसकी एंट्री इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम एक तरह से ये सोचेंगे कि 45,000 की ही गुड्स थी। अब वो कहता है कि 2% कैश डिस्काउंट, अगर कस्टमर आपको साथ के साथ पेमेंट कर देगा, ये पूरी की पूरी 45,000 पेमेंट अगर वो साथ के साथ कर दे, तो आप उसको 2% कैश डिस्काउंट दोगे और 2% इस अमाउंट का कैलकुलेट करोगे। तो 45,000 का 2% हुआ 900, यानी कि वो आपको कस्टमर 44,100 रुपीज देगा। सेल की बात है तो आपके पास 44,100 आएंगे। तो अब यहां देखिए ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में, तो यानी कि आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है एंट्री के लिए। गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 45,000, जिसको आपने सेल किया। तो 45,000 सेल, क्योंकि सेल हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू का सोर्स होती है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिखा करते हैं। उसके बाद यहां देखिए कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब सेल करते टाइम डिस्काउंट आपने दिया है, आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट आपके लिए हुआ लॉस। और लॉस या एक्सपेंसेस हो तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग उसको हम डेबिट किया करते हैं, इसलिए हमने यहां पर डेबिट कर दिया। लेकिन यहां आपने अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है, तो यहां लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अगर रिसीव हुआ होता तो हम यहां लिखते डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन आपने अब डिस्काउंट दिया है, आपके लिए लॉस है, और लॉस होने की वजह से हम यहां इसको एक्सपेंसिव साइड में लिखेंगे। कैश आपके पास आया है, और जब कैश आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। कैश कितना आया है, 44,100। तो इस तरह से आप इस केस में यहां पर ये जर्नल एंट्री करोगे। यहां में सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बॉक्स वगैरह यूज कर रहा हूं, लेकिन जर्नल एंट्री आपने सेम वैसे ही करनी जैसे अब तक आपने वो 3 क्वेश्चंस किए हैं, सेम वैसे ही। आप उसके बीच में कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे। जर्नल का जो परफॉर्म है उसमें आपने जो भी वर्क करना है आप वर्किंग नोट में करोगे। उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं इसमें कि यहां जो कैश डिस्काउंट है, अभी भी हम बात कर रहे थे कि कैश डिस्काउंट उस अमाउंट पे मिलता है जो जितनी अमाउंट पे की जा रही है। कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे मिलता है, जो आप पेमेंट कर रहे, जो कस्टमर ने पेमेंट की है जितनी भी अमाउंट, उस अमाउंट पे मिलेगा। तो उससे रिलेटेड अब एक एग्जांपल आपको क्लियर करवा दूंगी। जैसे अभी लिस्ट प्राइस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें गुड्स की कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, जिसमें मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है। कि जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो उस पे एक्सपेंसेस आती है, जो उसकी कॉस्ट आती है, उसके बाद क्योंकि वो सेम प्राइस पे तो मैन्युफैक्चरर सेल नहीं करता, उसमें वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करता है। तो यानी कि अब जैसे इस एग्जांपल में जैसे कहा गया कि हमने कुछ गुड्स जो है वो सोल्ड किए हैं, और गुड्स की जो कॉस्ट आई थी बनाने पे 1 लाख आई थी, कि गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख है, उसको हमने 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। इसका 20% प्रॉफिट मतलब 20,000 प्रॉफिट पे सेल कर दिया। इसका मतलब इस गुड्स नहीं सेल नहीं किया, हम उसको प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे सेल करने जा रहे हैं। हम उसको गुड्स को 1 लाख की कॉस्ट थी, उसको 20% प्रॉफिट मीन्स 20,000 प्रॉफिट था, उसको हम सेल करने जा रहे हैं 1,20,000 की गुड्स को। तो यहां जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के जो हमारे पास प्राइस आता है वो आता है हमारा लिस्ट प्राइस। तो यहां क्वेश्चन में यही कहा गया कि गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे उसको सेल करने जा रहे हैं, ये हमारे पास लिस्ट प्राइस आ गया। पॉइंट फिर वही है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट पे। अब हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो यहां पर हम ट्रेड डिस्काउंट जो है लेस करेंगे, जो कि है 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट हुआ यहां पर 12,000। इस अमाउंट का लिस्ट प्राइस पे जैसे हमने बात की थी, चाहे कैश डिस्काउंट हो चाहे हमारा ये हो, तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट जो है लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो लिस्ट प्राइस ये रही, तो हमने ये लेस कर दिया, ये गुड्स आ गई हमारे पास 1,08,000 की।
अब कैश डिस्काउंट कितना देना है हमने 5%, लेकिन पॉइंट ये है डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पे देना है जितनी उस कस्टमर ने कैश में पेमेंट की है। अब क्वेश्चन में अगर आपको वो ये कहते कि कस्टमर पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली, यानी कि इस 1,08,000 में से 40%, इसका 40% कितना होगा, इसका होगा 43,200 और 60,000 होगा इसका 64,800 कि वो इतने अमाउंट का जो हमारे पास गुड्स होंगी उसको तो वो उसकी पेमेंट तो वो कैश में कर रहा है और बाकी की पेमेंट नहीं कर रहा है उस सेम टाइम में, इसका मतलब वो उधार में है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट हम सिर्फ किस अमाउंट पे दे रहे होंगे, जो उसने उन गुड्स के अमाउंट पे दे रहे होंगे जिनकी पेमेंट उसने साथ के साथ कर दी है। अगर आपको वो ये कहता है कि 7 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर वो 7 डेज के अंदर भी ये पेमेंट कर देता है तो जितनी पेमेंट वो करता है उतनी पेमेंट पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। इस क्वेश्चन में सेम यही था कि ट्रेड डिस्काउंट तो पूरी अमाउंट पे मिला, लेकिन उसने कहा कैश डिस्काउंट दूंगा कितना 5%। अब 5% कैश डिस्काउंट देगा वो, लेकिन हमने देखना कि वो जितनी पेमेंट करेगा उतने पे ही हम कैश डिस्काउंट देंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि वो 40% पेमेंट कर रहा है इमीडिएटली, तो 40% यहां देख लो, 40% हुई ये अमाउंट और 60% इसका मतलब उसने उधार में परचेज किया है, तो जितनी अमाउंट वो पे कर रहा है हम उसी पे ही उसको डिस्काउंट देंगे। तो 43,200 की जो गुड्स थी उस पे 5% डिस्काउंट दिया। 5% मीन्स यहां पर हुआ ये डिस्काउंट हुआ, यानी कि कस्टमर हमें कितनी अमाउंट दे रहा होगा, कस्टमर हमें दे रहा होगा 41,040 रुपी। इस तरह से ये हमारे पास अमाउंट रही। तो अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे दिखाना है, अब सबसे पहले आप सिर्फ यही पॉइंट उठा लीजिए जो कैश वाला पॉइंट था। गुड्स कितने की थी, गुड्स आपने सेल की है, उस सेल के केस में क्या होता है, रेवेन्यू है ये हमारे लिए, तो सेल अकाउंट को इनकम है, एक तरह से इनकम एंड गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो यहां सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया यहां पर वो हम अभी देखेंगे। सेल में तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी, हमने 1,20,000 की गुड्स को 12,000 ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया, यानी कि सेल तो हमने उसको 1,08,000 में किया है। क्योंकि हम इस वैल्यू को नहीं दिखाएंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट को भी बुक में शो नहीं करेंगे, हम इसको दिखाएंगे हमने इतनी अमाउंट की गुड्स को सेल किया। अब कैश के लिए आ जाइए, कैश हमारे पास कितना आया 41,000।